नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुजूर और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिंदी भाषी बच्चों से, स्पेशली जो मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, जो मेंस में अपीयर होने के बाद एक सपना देख रहे हैं कि वो इस बार एक सरकारी नौकरी ले पाएंगे। ना ही वो सरकारी नौकरी ले पाएंगे, वो इस सरकारी नौकरी को अच्छी रैंक से ले पाएंगे और अपनी मर्जी से अपने होम टाउन में, अपने खुद की चुनी हुई जगह पर अपनी मर्जी के पोस्ट पे नौकरी करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको पता है कि मेंस में बहुत उम्दा स्कोर करना पड़ेगा। फिर जब मेंस में स्कोर करने की बात आए तो आपके 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इंग्लिश का है। और इंग्लिश में अगर हिंदी माध्यम के बच्चों की अगर बात करें तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अंग्रेजी में 45 के 45 क्वेश्चन सही करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसा इस टाइम पे वो लोग क्या काम करें जिससे वो अपने इस सपने को पूरा कर पाए। आज मैं अपने प्रैक्टिकल जो चीज़ें मैंने खुद अपने एग्ज़ाम के लिए किया था वो आपके साथ साझा करूँगा। बहुत लंबा समय हो गया मुझे पेपर दिए हुए। मेरा जो एरा था 2015-16 का था, आपका एरा है 2025 का। तो लंबा अंतराल होता है, तकरीबन 8-9 साल का अंतराल है। 8-9 साल के अंतराल में बहुत सारी चीज़ें बदली है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल एकदम फिक्स है, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमेशा परेशानी का सबब बना रहा है। कुछ बच्चे ही समझ पाते हैं कि उस परेशानी के सबब को कैसे दूर करते हैं। मैं एक अच्छा टीचर होने के अलावा एक अच्छा वो एग्ज़ाम का बंदा हो सकता हूँ आपके लिए, जो आपको प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझा पाऊँ कि क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी। मैं 2015 में फ़ेल हुआ था इंग्लिश की वजह से, फिर 2016 क्लियर किया। तो 2015 से 2016 के जो मेरे मार्क्स हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि 2015 में मेरे 95 नंबर आए थे। प्री में जो है सिर्फ़ और सिर्फ 12 में नंबर थे, मेंस में 95 नंबर थे। फिलहाल मैंने इसको इम्प्रूव करके 163.5 किया था। हमारे समय अंग्रेजी का जो पैटर्न था वो अलग था। 200 क्वेश्चन आते थे, 200 मार्क्स के होते थे। अभी पैटर्न चेंज हो गया है। तो 95 से 163.5 पे स्कोर ले जाना इतना आसान नहीं होता हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। 95 स्कोर आने का मतलब है कि अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा वाहियात रही होगी। और यहाँ तक पहुँचना मतलब मैंने काफ़ी काम किया होगा। मेरे राह में 163.5 वैसे ही है जैसे इस टाइम पे आप 135 में से 130 132 कर रहे हो। ये उस टाइम का अपना एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था, क्योंकि टॉपर के ही 175 बनते थे। जब टॉपर के 175 बन रहे हैं तो 163.5 बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था उस टाइम पे। तो क्या ऐसे चैलेंजेस है जो आपको फेस करना पड़ेगा, और क्या चीज़ें हैं जो आपको इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको करना है, क्या नहीं करना है, उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ी प्रैक्टिकल मेथड्स है जो आपको सीखने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मेंस का एग्ज़ाम समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो एरा है वो बदल गया है। एक चीज़ है जो पुराने समय से लेके अभी तक कॉमन है, वो है ये वेटेज। जब अगर हम इंग्लिश की बात करें, ठीक है ना, इंग्लिश की बात करें तो उसमें 3 ही सेक्शन आते हैं आपके भाई। ग्रामर आता है, एक वोकैब आता है, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है ना। अगर मैं पिछले 3 साल के ट्रेंड आपको समझाना चाहूँ तो पिछले 3 साल के ट्रेंड ऐसे है कि 2022 में ग्रामर 34% पूछा गया है, वोकैब का वेटेज थोड़ा कम था, 28% पूछा गया था। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, 38% था जो है। आ, और अगर 2023 की बात करें तो ग्रामर इसमें थोड़ा बढ़ के 43% हुआ था, वोकैब जो है 22% था, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन 35% था। जबकि यही अगर 2024 के पेपर में आ जाओ तो 38% आपका ग्रामर का वेटेज था, वो कैप का जो वेटेज है 24% है, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन की अगर बात करें तो 38% है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये सब ऐड करोगे तो 100% हो जाएगा। ये लास्ट 3 ईयर का आपका ट्रेंड है जो ग्रामर, वो कैप और रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। अगर आप इसको सही से समझोगे तो लगभग इक्वल है, 3 सेक्शन है, लगभग लगभग सेम ही पूछे जा रहे हैं। थोड़ी से वो कैप जो है हमारे समय में ज़्यादा आती थी, इस टाइम पे थोड़ा सा हल्का आ गया, हमारे समय में थोड़ा ज़्यादा बैलेंस हुआ करता था। तो उसी सेम प्रोपोर्शन में चीज़ों को हटाया, क्वेश्चन को कम किया गया है हमारे वर्सेस अभी आपके राह में, बस इतना ही फ़र्क है। क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल मैंने बीच में नहीं पढ़ाया है अंग्रेजी, स्पेशली 2017 से स्टार्ट करके 18-19 तक पढ़ाया है। 19 के बाद गगन के यहाँ से जाने के बाद जो है थोड़ा मन में और दिल में थोड़ा खटास रहा, वो दर्द में थोड़ा ऐसा था कि चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई, तो उसके बाद इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश भी की तो नहीं पढ़ा पाया। फिलहाल मैं पिछले 1 साल से जो है दोबारा से आपको पढ़ाना स्टार्ट मैंने किया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा रिदम में हूँ, आपके साथ यूट्यूब पे ज़्यादा बना हूँ, और मैं पूरी मेहनत के साथ अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपके साथ काम करूँगा, ताकि हिंदी माध्यम के बच्चों को जो परेशानी होती है उनकी परेशानियों को थोड़ा अलग तरीके से टैकल कर सकूँ। मैंने काफ़ी सारे वर्किंग की है अपने खुद के लिए, 3 किताबें लिखी हैं। तो किताब लिखना इतना आसान बात नहीं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेंस में एक बात आपको समझना है कि मेंस में एक जो सबसे बड़ी परेशानी है बच्चों की, वो क्या काम करते हैं। हाँ,
इस पे एक बार चर्चा कर लूँ। एक तो जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मुझे समझ में आता है कि आज के समय में बच्चा अभी भी, अगर आप देखो तो मेंस की तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा बच्चा किस में भाग रहा है, अभी भी वो मैथ्स में सबसे ज़्यादा भागता है। आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रिपरेशन का इन्वेस्टमेंट है, जो परिवार से मिलता है, 1000 2000 3000 4000 5000 जो पैसे आपको मिलते हैं, उसका जो सही इन्वेस्टमेंट है, एक मिनट, उसका जो सही इन्वेस्टमेंट है ना, जो आपको लगता है, तो आपको हमेशा लगता है कि मैथ में 100% स्कोर करना है, मैथ से काम हो जाएगा। आज भी आप देखो तो मैथ के जो मास्टर है वैसे ही एकदम धुरंधर से बने हुए हैं, चाहे आप गगन सर की बात कर लो, चाहे आप अभिनव शर्मा सर की बात कर लो, चाहे ओझा सर की बात करो, चाहे किसी भी मैथ के शिक्षक की बात करो, ऐसा लगता है कि बगैर उनके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आज भी आपसे ये बताया जा रहा है कि मैथ के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, नहीं, एक आध चैप्टर जो है आपका जो नया ऐड किया गया था उन चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अगर सही मायने में घुस के जाके देखोगे तो उन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी बहुत आसान है, तो सिर्फ टीचरों को वो चैप्टर पढ़ाना था, लेकिन अपडेटेड कंटेंट के नाम से आपके दिमाग में अलग से ठूस दिया जाता है। और पूरे मेंस के समय जो है मैथ्स के मास्टर आपको क्या काम करते हैं, इतना डाइवर्ट करते इतना डाइवर्ट करते इतना डाइवर्ट करते हैं कि आपका मेंस का प्रिपरेशन का मेजर हिस्सा जो है मैथ्स लेके चला जाता है। मैथ्स में आपको ऐसा लगता है कि आप 100% स्कोर कर लोगे, मतलब पॉसिबल है, वहाँ 100% स्कोर हो जाता है, क्योंकि आईआईटी जितने भी बच्चे तैयारी करने आते हैं उसमें से जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, 90% बच्चा ऐसा होता है जो मैथ में 100% स्कोर करने जाता है, तो पूरा फोकस उसका वहीं पे वहीं चला जाता है। आप सोच के देखो जरा, परसेंटेज वाइज वेटेज देखो, मैथ्स जो है वो 30 क्वेश्चन आना है 90 मार्क्स का है, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन आना है 90 मार्क्स का है। अगर इनके परसेंटेज देखो आप, ठीक है ना, तो 22.5 और 22.5 है। आपको ये पता है, अगर मैं स्कोर करने की बात करूं तो रीजनिंग ज्यादा आसान है, जिसमें 100% आसानी से स्कोर कर सकते हो, लेकिन बच्चा यहाँ पे फोकस ही नहीं है, ना बैच बाई करेगा किसी मास्टर का, ठीक है ना, कहेगा रीजनिंग अपने से कर लेंगे। यहाँ उसके 2 3 क्वेश्चन एग्जाम में गड़बड़ हो जाते हैं, वो 26 27 करके आ जाता है, फिर फेल हो जाता है, 1 2 नंबरों से रुक जाता है। उसे यही समझ में नहीं आता है कि बाकी सब्जेक्ट में जितना प्रिपरेशन में टाइम दे रहे हो, अगर आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा लो, जैसे किसी की अंग्रेजी कमजोर है, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी कमजोर है, यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर दे तो यहाँ उसका स्कोर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मैथ्स आज के समय में पुराने समय से आसान आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। आप पिछले 2 3 साल के पेपर उठा के देख लो, पैटर्न उठा के देख लो, उसके पिछले सालों के पेपर उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा पेपर डिफिकल्ट आया था 2017 में। 2017 के बाद से लेके पेपर मुश्किल आ ही नहीं रहा है, पेपर बहुत आसान आ रहा है। नए टॉपिक जो आपके स्टैटिस्टिक्स के ऐड कर दिए गए थे उसी से 2 4 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और वो भी क्वेश्चन बहुत आसान है। चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, चैप्टर आप पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा फोकस आपका जहां पे भी देखो इंटरनेट पे यही मैथ के मास्टर सेंसेशन में रखे हैं कि वो अगर आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। सही मायने में अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, तो जो आपका रैंक बनता है, ठीक है ना, और जो आपका सिलेक्शन होता है आपका इंग्लिश से। अगर इंग्लिश ध्यान से देखो तो 45 क्वेश्चन आवे हैं, ठीक है ना, और वेटेज इसका देखो 33.75% है। 45 में से हर बच्चे को जो है 135 में से 132 से लेके 135 नंबर करना पड़ेगा, अगर आज के समय में वो रैंक बनाना चाहता है तो ये उसको मार्क्स अचीव करना पड़ेगा। हिंदी भाषी बच्चे हो तो यहाँ पे थोड़ा और चैलेंज होता है, पर अगला सवाल होता है क्या ये डुएबल है कि नहीं डुएबल है। बच्चा ये पूरा डुएबल है। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस फेस करते हो, और आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने पेपर दिया तो मेरे को पता है, हिंदी भाषी बच्चा रहा हूँ तो यार क्या चैलेंजेस आते हैं, कहाँ कहाँ अपन को दिक्कत होती है। उन चैलेंजेस को फिर मैंने कैसे ओवरकम किया, कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ये आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इत्मीनान से पूरी बात को सुनिएगा, क्योंकि मेंस का समय है। और आप कहोगे सर ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, ये सब हमें भी पता है, हाँ पता है, लेकिन आपको ये समझना है कि मेंस के समय में अपने को क्या गलती नहीं करनी है। अगर उसके बाद मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, एक बड़ी परेशानी यहाँ पे है कि यहाँ पे आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, देयर इज नो गारंटी कि आप 50 नंबर से ऊपर बना पाओगे। आप कितना भी मेहनत कर लो, क्योंकि ये इतना अनसर्टेनिटी में आता है, जीएस इतना अनसर्टेनिटी में आता है कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम इनपुट जाएगा और आउटपुट बहुत कम आएगा, मैक्सिमम इनपुट जाएगा, आउटपुट बहुत कम आएगा। तो जो मुझे समझ में आता है कि मेंस में जो आपको समय एलोकेट करना चाहिए, यूजली अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ाई का प्लान कर रहे हो, 10 आवर्स पढ़ाई का प्लान अगर कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि एक तो आपको मॉक देना चाहिए, 2 दिन में एक कम से कम मॉक देना चाहिए स्टार्ट में, बाद में रेगुलर आपको एक मॉक देना चाहिए। तो ये मान के चलो कि 3 घंटा तो आपका दिन का इसी में निकल गया। मतलब मॉक देने का मतलब ये नहीं है सिर्फ मॉक देना, मॉक देने का मतलब है कि आपको उसको एनालाइज करना है। अब मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हो तो बचे हैं आपके पास 7 आवर्स, 3 घंटे तो आपके मॉक में निकल गए। अगर रेगुलर नहीं दे रहे हो तो मान के चलो अगर उसको एवरेज करोगे तो 1.5 घंटा पर डे के हिसाब से ले लो, तो आपके पास जो बचेंगे वो 8.5 घंटे बचेंगे, यही ना। अगर आप एवरेज आउट करोगे तो इतना ही टाइम मिलेगा, जो स्मार्ट बच्चा है वो एवरेज आउट कर लेगा अपने आप को।
अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास 8 घंटे भी है दिन में पढ़ाई करने के लिए, कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे भी पढ़ रहा है, कोई 14 घंटा कहने के लिए पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल जो ग्राउंड पे रियलिटी निकल के आती है, आप 8 घंटे ज़्यादा एवरेज रह ही भी नहीं सकते। अगर आप 24 घंटे पढ़ते हुए दिखाई देते हो तो भी 8 घंटे ज़्यादा एवरेज नहीं आएगा, वरना अभी से लेकर मेंस तक अपना एवरेज कैलकुलेट करना। 8 घंटे भी अगर आप डेली अब से लेकर एग्जाम तक पढ़ गए, इसका मतलब है कि आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अभी आप अपना टाइम टेबल 13-14 घंटे पे सेट करो। 13-14 घंटे पे सेट करने का मतलब ये है कि आपकी आंख जब खुली हो तो आप पढ़ते रहो, और जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ सो जाओ, उठो खाना पीना खाओ सो पढ़ो, उठो खाना पीना खाओ सो पढ़ो, उठो खाना पीना खाओ सो पढ़ो। अगला जो 45-50 दिन आपको मिलने वाला है, वो 45-50 दिन में ये मान के चलो कि मेरे को अगली बार एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, यही है, इसी टाइम में जो मेहनत करना है मेरे को कर लेना है। इसके बाद मैं अगले साल पेपर का मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, ना रैंक इंप्रूव करने के लिए देखना चाहता हूँ, ना सीट के लिए देखना चाहता हूँ, किसी के लिए नहीं देखना चाहता हूँ। कसम खा के इस बात के लिए बैठ लो कि बस ये आखिरी पेपर है, एक ही दिमाग में चले, पढ़ो सो खाओ, पढ़ो खाओ सो, बाकी सारा काम छोड़ दो, ठीक है ना। रील में पढ़ना नहीं, क्योंकि रील देखना आप स्टार्ट किया है ना, मेंस वाले जितने भी बच्चे हैं, वो कब टाइम आपका कंज्यूम कर जाएगा आपको पता भी नहीं है। अब मान लो मैं ये एजम्पशन ले लेता हूँ कि 8 घंटे है आपके पास टाइम, तो मेरे को जो समझ में आता है, जो सबसे अच्छा काम किया जा सकता है कि आप रीजनिंग में 45 मिनट से लेके 1 घंटा, 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक अगर इसमें एलोकेट कर लोगे तो आपका रीजनिंग में 30/30 हो जाएगा। अब रीजनिंग की रही बात यह है, तो इसमें क्या होता है कि आप कितना भी इसको प्रैक्टिस करो, आप खुद से कितना भी इसको प्रैक्टिस करो, आप कभी भी 100% में नहीं जा पाओगे। ये होगा कि आपके एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है वो हमेशा गलत होते रहेंगे। इसके लिए बहुत सही काम ये है कि जो भी शिक्षक आपको पसंद आता है, जो भी टीचर आपको पसंद आता है मेंस के लिए, लोग कहते हैं बैच मत बाई करो, आपको लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं कि इस टाइम पे 1000, 1500, 2000 रुपये कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। अगर इस साल आपका पेपर पास नहीं हुआ, इस साल पेपर पास हो गया, तो 1 साल नौकरी करोगे। पहले 1 साल नौकरी की जो आपकी तनख्वाह होती है 6-7 लाख रुपए होती है, उसके कंपैरिजन में 2-2.5 हज़ार कुछ नहीं होता है। मास्टर लुटेरे रहे, मान लो लुटेरे हैं, मास्टर बिजनेसमैन है, मान लो मास्टर बिजनेसमैन है। लेकिन सही बात यही है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इमीडिएटली किसी ना किसी का बैच बाई करता। मैं बैच बाई करने के रीजन बताता हूँ क्यों। बैच बाई करने का रीजन यह है कि जैसे मान लो रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ 8-10 ऐसे पैटर्न हैं जिसके क्वेश्चन बड़े अच्छे आए होंगे पिछले सालों में, जिसको एनालाइज करने में आपको कहीं ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। पर मास्टर जो आपको मेंस पढ़ा रहा होगा ना, ये वाला सारा काम वो खुद कर देगा, वो आपको पैटर्न के क्वेश्चन निकाल के दे देगा। एक्चुअली आपको पढ़ने से ज्यादा वो क्वेश्चन चाहिए इस टाइम पे, जिसकी आप प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करते वक्त अगर कहीं आपको कंसेप्चुअली दिक्कत आए, पैटर्न डिकोड करने में दिक्कत आए, तो मास्टर आपका पैटर्न डिकोड कर दे। अब मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, जो पिछले सालों में बहुत ज़्यादा जो है रिकमेंड किए गए शिक्षक है, जो रोहित के रिकमेंड करने के बाद जो है, गोल्डन एसओ के रिकमेंड करने के बाद बहुत सारे ऐसे बंदे जिन्होंने जो है शॉर्ट्स बनाई जो इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैं अनुभव सर से दोबारा बातचीत करके उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आया। उनको वो पैटर्न, एक एक पैटर्न डिकोड करने आता है। तो मेंस का उन्होंने बैच अनाउंस किया है, तो जो माई पाठशाला के बच्चे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका बैच ज्वाइन कर लो। मैंने एसएससी रिफॉर्म जो बैच अनाउंस किया था उसमें उनका मेंस बैच ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप कम से कम अगर एसएससी रिफॉर्म बैच में अगर हो, तो आप उनके मेंस की सारी सीटें सॉल्व कर लो, और उन सीटों को सॉल्व करने में दिक्कत हो तो उनकी जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वो वीडियोस को एक बार 2x पे लगा के देख लो। रीजनिंग में 2x पे काम चल जाता है, सिर्फ पैटर्न डिकोड करना है, वो आपके लिए सारा पैटर्न डिकोड करके दे देंगे। और 1 घंटे ये काम डेली करो, जिससे आप स्कोर कर पाओगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ये वीडियो है थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली, हो सकती है 50 मिनट की हो जाए, 1 घंटे की बात है। मैं पूरी बातचीत करने वाला हूँ, 10 मिनट में आपको बहका के नहीं जाऊँगा, एकदम प्रैक्टिकलिटी वाली बात करूँगा। अब एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा मैथ्स में, कि मैथ्स में कुछ एक काम है जो आपको नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल वैसे लेना चाहूंगा जो मेरे को समझ में आता है। कुछ 2-4 बहुत ब्रिलियंट बच्चे रहे हैं जिनको मैंने ये देखा है कि उनके अपने एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर या आधा नंबर से क्यों नहीं। जैसे मेरे को 2016 का अपना ही एरा था, तो 2016 में जो अपन पेपर दे रहे थे, अब मेरा एक खुद का दोस्त था, वो सबसे ज़्यादा मैथ में टाइम एलोकेट करता था। आपके गगन सर है, दिन भर मैथ्स पढ़ते रहते थे, इसी वजह से उनका मैथ्स में कमांड भी थोड़ा ज़्यादा है। तो उन्होंने अपना समय इंग्लिश पे दिया नहीं। इंग्लिश पे अगर उन्होंने थोड़ा सा दिया, आपको ये पता है कि ये होता है कि वो निकाल नहीं पाए। भाई 0.25 मार्क्स से उनका नहीं हुआ है, 0.25 मार्क्स से नहीं हुआ है, मेरे को तो जानकारी है ना, पहले शिक्षक मेरे ही है। तो 0.25 मार्क्स के नहीं से नहीं हुआ है। लेकिन मैथ्स में आप देखोगे 200 में 195 स्कोर किया,
तो पूरा समय रीजन क्या है कि उन्होंने मैथ्स में एलोकेट कर रखा था। तो आप में से बहुत सारे ऐसा बच्चा होगा जो पूरा का पूरा टाइम मैथ्स ही लगाता रह जाएगा कि नहीं हम मैथ्स में 100% स्कोर करेंगे, मैथ्स के मास्टर बनेंगे चल के, और हम मुझे उस स्कोर को ला के फिर चल के पढ़ाना है। पुराने समय में पैरामाउंट कोचिंग थी, तो ज्यादातर जो मेरे कॉलेज के बच्चे पेपर देते थे उनको ये नौकरी ज्वाइन नहीं करनी थी। वो आज का ट्रेंड हो गया कि लोग नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, वरना हमारे इधर कॉलेज के बच्चे पैरामाउंट में टीचर बनने के लिए खाली पेपर देते थे कि मैथ्स में 100% स्कोर करके आएंगे और वहां पे हमको नौकरी मिल जाएगी और 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। वहाँ अच्छी सैलरी मिला करती थी। ये क्रेज समझ के हम लोगों ने भी एसएससी का फॉर्म डाला था कि प्राइवेट नौकरी नहीं हो पाएगी, ये कर लेंगे अपन जो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन सारी चीजों में हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आप समय जो एलोकेशन है ज्यादा मत कीजिए। ज्यादा समय एलोकेट करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आप बैच ज्वाइन करने का किसी को ज्वाइन कर सकते हो, आप विनय शर्मा सर को ज्वाइन कर लो, जो है आप ओझा सर को ज्वाइन कर लो। आप एसएससी रिफॉर्म बैच में आपके सारे पैटर्न डिकोड कर दिए गए हैं ऑलरेडी, अर्थमेटिक स्पीड बूस्टर के नाम से और एडवांस बैच के नाम से है। अभी जो आपके एग्जाम में वो आ रहा है वो सिर्फ आपको डराया जा रहा है, वो अपने आप में उससे नेक्स्ट लेवल का पढ़ाया जा चुका है। ऑलरेडी डेटा है उसमें जाके 3000 क्वालिटी क्वेश्चन डले हुए हैं। तो आप उसको जाके चुपचाप शांति से फॉलो करके अपने पैसे सेव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो कोई भी जो शिक्षक है जो आपको अच्छा लग रहा है, बहुत सारे शिक्षक है, रायमो सर हैं, आबाज भाई हैं, इनमें से किसी को भी ज्वाइन करके आप पढ़ाई कर सकते हो। और एसएससी रिफॉर्म बैच में अगर आप ऑलरेडी हो तो मैं आपको बोलता हूं कि मेरा कहना मानो, आप जाके अर्थमेटिक स्पीड बूस्ट और एडवांस करके बैच होगा, उसमें मेंस के लिए स्पेशल बैच है। उसमें दोनों मिला के 3000 क्वेश्चन है। वो 3000 क्वेश्चन खाली एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में वो छांट के क्वेश्चन, वो 3000 क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए थे। चाहे अगले 10 साल तक भी कोई क्वेश्चन नया बनेगा तो इस पैटर्न से ऊपर नहीं बन पाएगा। बाकी सारे लोग वो पैटर्न करके फेज 13 के नाम पे डरा रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है स्टैटिस्टिक्स में 2-4 क्वेश्चन आ गया था जिसके नाम पे सिर्फ आपको डराया जा रहा है, और थोड़ी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। इस दो सेक्शन में अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जहां पे मुझे लगता है कि आप सारे बच्चों को थ्योरी के सेक्शन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। इसमें ज्यादा वीडियो देखने से मुझे नहीं लगता कि काम हो पाता है। इसके लिए जो मैं माई पाठशाला कर सकता था मैं आपको बता दूं, बाकी जो शिक्षक है जिनको ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप जाओगे माई पाठशाला के ऐप पे तो सारी किताबें, जैसे इंडियन पॉलिटी की जो किताब है, इंडियन पॉलिटी वाली किताब है, वो किताब अपलोड कर दी गई है। हिस्ट्री की किताब अपलोड कर दी गई है। उसमें क्या है कि उसके नोट्स है अच्छे से, नीचे क्वेश्चंस उसमें नए नहीं मिलेंगे, मतलब 2022 के बाद 23, 24, 25 के नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो थ्योरी का सेक्शन है वो इस तरीके से कंपाइल कर दिया गया है पूरा देखते हुए कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, तो आराम से आप उसे रीड करके काम कर सकते हो। वो आप मिशन रिफॉर्म बैच में वो फ्री है। अदरवाइज अगर किसी ने मिशन रिफॉर्म बैच में नहीं ले रखा है, 29 रुपए की एक किताब की ई बुक है जिसको आप बाई करके आप चेक कर सकते हो किसी एक किताब को, क्वालिटी उसमें आपको समझ में आ जाएगी। अब कंप्यूटर का विशेष करके ध्यान दें। कंप्यूटर का एक ऐसा चीज है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पिछले साल एक बच्चा था 2022 बैच का जिसने इतना स्कोर कर रखा था कि उसकी रैंक 10 बनती, कंप्यूटर में ना फेल होता, तो लौंडा कंप्यूटर में फेल हो गया। तो ध्यान रखना है कि आपको इसको क्वालिफाई जरूर करना है। तो कंप्यूटर की पढ़ाई और टाइपिंग वाला जो सेक्शन है वो भी आपको साथ मेंटेन करता हुआ चलना है। तो जो मुझे लगता है कि मैथ्स में आप अगर आपको एलोकेट करना है तो डेली का प्रैक्टिस करने के लिए 1.5 घंटे आप इसमें एलोकेट कर लो, अगर आपको 100% स्कोर करने जाना है। बाकी अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे ये हो गया, 1.5 घंटे 2.5 घंटे हो गया, 2 घंटे के आसपास आप जनरल अवेयरनेस में आप एलोकेट कर लो। ठीक है ना, तो 1.5, 1, 2.5, 2, 4.5, और तकरीबन मान के चलो इंग्लिश में आपको 3-1 घंटे, 2.5 से 3 घंटे आपको इसमें, क्योंकि इसका वेटेज भी जाता है, इसमें आपको एलोकेट करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे। ये तो हो गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कि आप कैसे अपने आप को सब्जेक्ट के अक्रॉस टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो और कैसे पढ़ाई करो। और हर 2 दिन में कम से कम 1 मॉक जरूर लगाओ। ठीक है, उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है और लापरवाही बिल्कुल मत करो। अब आते हैं मुद्दे की बात। ये तो आपका ओवरऑल पेपर है, मतलब मेरे को चर्चा तो अंग्रेजी की करनी थी, लेकिन ओवरऑल क्योंकि एग्जाम दे के आया हूँ, अपन के अपने दोस्तों को फेल होते हुए देखा है, फिर अपन एग्जाम क्लियर करके आए हैं, तो अपने को एक बात ये पता है कि क्या क्या गलतियां होती है यार, अपन ने क्या नहीं किया, हमारे दोस्तों ने क्या की। ऐसे बहुत सारे साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पता है बच्चे क्या गलती करते हैं। अब एक बार अगर इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में अगर टॉपिक वाइज अगर ब्रेकअप देखो, ठीक है ना, तो यहां से आपको ये समझना है कि अगर आपको 135/135 करना है तो आप इसको कैसे अचीव कर सकते हो। अगर 135 और 135 अचीव करना है तो आप इसको कैसे अचीव कर सकते हो। जैसे एक सेक्शन आता है जिसमें हम ग्रामर बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें एरर स्पॉटिंग हो गई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। इनसे टोटल मिला जुला के जो है अगर आप देखोगे तो 2022 में 8 क्वेश्चन और 2023 में 13 क्वेश्चन और 2024 में देखोगे तो 9 क्वेश्चन आया है। तकरीबन 29% के आसपास इसका वेटेज है। तो ध्यान से देखो, इस टाइम पे यहाँ पे ग्रामर का सेक्शन थोड़ा ज्यादा आया था, जबकि अगर 2024 में देखो तो वापस रिटर्न है। तो आप एवरेज आउट कर सकते हो कि 9 से 10 क्वेश्चन आपका आएगा ग्रामर से, इंक्लूडिंग एक्टिव, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 9-10 क्वेश्चन आपका पूरा इससे आएगा। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 3 नंबर के हिसाब से 30 मार्क्स,
ये कैसा होता है, ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, यहाँ आप 100% स्कोर कर सकते हो प्रोवाइडेड इसको सही से आपको रिवाइज करा दिया जाए। अब जो असली चैलेंज आएगा इस टाइम पे मेंस के समय में, क्योंकि आपने प्री से पहले भी इसको खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है, अब सवाल ये है कि वो वाला पैटर्न जो मेंस में आना है, जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है उनको सही से शॉर्ट करना, ठीक है ना, शॉर्ट करना, एक ऐसा नोट्स बनाना जिससे सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाए, मतलब वो चीजें जो थोड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं वो अच्छे से स्ट्रक्चरली क्वेश्चन के साथ रिवाइज हो जाए, क्योंकि सारी चीजें तो आप भूलोगे नहीं ना, बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें जो याद रह जाती है एक बार दो बार पढ़ने के बाद, और बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट भी नहीं है, तो उन सब में क्या करना होगा, एक आपको नोट्स, एक समरी इस तरीके की चाहिए होगी जो है 300-400 क्वालिटी क्वेश्चन की, 500 क्वालिटी क्वेश्चन की, विथ ऐसे रूल्स इंपॉर्टेंट की, ये 40-45 रूल ऐसे हैं जो मतलब एग्जाम में जानने के बाद थोड़ा डाउट क्रिएट करते हैं, इनके क्वेश्चन एरर हो जाते हैं। तो ये एक ये चीज है जो आपको किसी शिक्षक का सहारा लेना पड़ेगा। ये टीचर का सहारा लेने से आपको क्या मिलता है, इससे टीचर को ऑलरेडी पता है कि किन किन जगहों पे, क्योंकि 7-8-10 साल से पढ़ा रहा है, तो उसे अच्छी तरीके से पता है कौन कौन से क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, किन की क्वेरीज हमारे पास ज्यादा आती है, किन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे गलत करके आ रहे हैं, तो किन पैटर्न्स को आपको डिकोड करके बताना है। तो एक ऐसा सेक्शन है जहां पे ये टीचर आपके लिए आसान काम कर सकता है, जो भी मास्टर है, अगर मास्टर अच्छा है तो ये वाला पैटर्न वो डिकोड करके आसान कर देगा। फिर रीडिंग कम्प्रिहेंशन की बात करें, रीडिंग कम्प्रिहेंशन में हिंदी भाषी जो बच्चे आते हैं यहीं आके उलट जाते हैं, उनका सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं आता है कि सर सब हो रहा है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा है, एक तो यहाँ बहुत दिक्कत होती है। फिर पैराजंबल भी इसी में आप इंक्लूड कर लो, इसमें बड़ी परेशानी होती है बच्चों को। फिर क्लोज टेस्ट डालो और परेशानी आती है। फिर अगर वोकैब की बात करें तो वोकैब में बच्चा परेशान रहता है, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस सब कुछ आ जाता है, स्पेलिंग करेक्शन आ जाता है। ये सब हिंदी माध्यम के बच्चों को परेशान करता ही करता है, आप कुछ भी कर लो उसको परेशान करेगा ही करेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चैलेंज बताता हूँ, जरा इसको देखना है कि ये यही परेशानी होती है कि नहीं होती है। जैसे जब आप पेपर सॉल्व करने जाते हो, चाहे आप ग्रामर का क्वेश्चन देखो, चाहे आप पैसेज देखो, चाहे क्लोज टेस्ट देखो, चाहे पैराजंबल्स देखो, जहां भी कहीं भी होता है, जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हो, स्पेशली हिंदी भाषी बच्चे सबसे पहला काम क्या करते हो, ट्रांसलेशन पर ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है, हम सबकी, हमारी भी रहती है। जैसे अंग्रेजी में कोई सेंटेंस हमने पढ़ा तो हमारा पूरा फोकस क्या होता है, पहले उसके ट्रांसलेशन में, हम पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो हमारे दिमाग में जाता है, हमारे सेंसेस में जाता है, फिर उसके बाद हम उसको प्रोसेस करना चालू करते हैं। तो बगैर हिंदी के हम उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें इंग्लिश माध्यम के बच्चों से ज़्यादा समय लगता है किसी क्वेश्चन को पढ़ने में, उसे एब्जॉर्व करने में, उसका आउटकम निकालने में। एक सबसे पहला चैलेंज है, आप सब महसूस करते होंगे। वोकैब का क्या सीन है कि इसका एक्सपोजर हमारे लिए हमेशा से कम रहा है, क्योंकि हमने अंग्रेजी कम पढ़ी है, हमने सारी चीज़ हिंदी में पढ़ी है, तो हमारे पास वोकैब का एक्सपोजर बहुत कम है। वोकैब का एक्सपोजर बहुत कम है तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, पैराजंबल में दिक्कत आती है, क्लोज टेस्ट में दिक्कत आती है, फिलर्स में दिक्कत आती है, सारी जगहों पे दिक्कत आती है। और क्योंकि वोकैब अगर देखोगे तो पिछले सालों तक ऐसा हुआ कि एसएससी ज्यादातर प्रीवियस ईयर जो है वोकैब पूछती है, तो अगर किसी ने अच्छे से वोकैब रट रखा है पिछले सालों का, तो वो ये चीज तो है ओवरकम कर पाता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को उतना शब्दों को रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ है उनके लिए वो बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो उनका वो इन्वायरमेंट रहा है, उनके लिए वो आसान होता है। तो एक तो वोकैब का एक्सपोजर हमारे लिए कम है, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है। और अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में अगर वोकैब थोड़ी सी अगर गंदी सी आ गई, थोड़ी गंदी अगर आ गई, कुछ थोड़ी पोएटिक दे दिया, कुछ इस तरीके का दे दिया जो है, तो वो भाई हमें कुछ समझ में नहीं आता है, ना क्लोज टेस्ट समझ में आता है, ना पैसेज समझ में आता है। ग्रामर के कंसेप्ट को सही से ना पढ़ पाते हैं, ना उसे सही से समझ पाते हैं, जितना हो पाता उतना अच्छे से रट्टा मार पाते हैं औरों के कंपैरिजन में, ठीक है ना। और इंग्लिश प्रैक्टिस एनवायरनमेंट की तो हमारे पास हमेशा कमी रहती है। तो मोटा मोटा जो मेरे को समझ में आता है कि अंग्रेजी को हम अंग्रेजी में नहीं लेते, जैसे हिंदी को हम हिंदी में लेते हैं, अंग्रेजी को अंग्रेजी में नहीं लेते हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग ये बताएंगे हिंदी भाषी बच्चों के लिए कि आप एडिटोरियल पढ़ लो, एक आर्टिकल पढ़ लो, ये सारी चीज़ें पढ़ लो, ये सब किसी चीज़, ये सब काम नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। अब ये सारी चीजें हैं जो इंप्रूव कराई जा सकती है अगर एक सही वो मास्टर जिसको एक्चुअली एग्जाम दे के आया हो, जिसे एग्जाम के अंदर बैठने के बाद वो परेशानी उसने फेस की हो और उस परेशानी पर उसने काम किया है, तो वो परेशानी दूर कर सकता है। ऐसा मुझे जो लगता है, मैं अकेला मास्टर हूँ, बाकी मास्टर बड़े अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली वो हिंदी भाषी वाले नहीं है जो बैठे हुए हैं और जिन्होंने ये चैलेंज महसूस किया हुआ है। शिक्षक बड़े अंग्रेजी के अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अगर हिंदी भाषी बच्चों की बातचीत किया जाए तो हिंदी भाषी बच्चों के लिए मैं अकेला, वैसा मैं मानता हूँ, इंटरनेट पे मास्टर हूँ जिसने इतना करीब से वो परेशानी झेला है और जिसको ओवरकम भी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा सेक्शन ऐसा है जो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए इंप्रूव करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्पेशली पैराजंबल का सेक्शन। पैराजंबल आप कैसे प्रोसेस करते हो, आप मेरे को बता दो। पैराजंबल आप कैसे प्रोसेस करते हो? पैराजंबल जब भी आपके पास आता है तो ज्यादातर आप लोग होता है कि पहले उसका ट्रांसलेशन करते हो, उसकी मीनिंग समझते हो कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। आप जाके देखना, मैंने जो है पैराजंबल के वीडियोस 3-4 अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्रामर देखना चालू कर दिया तो ग्रामर देख के सारा आसानी से पैराजंबल सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी सिखा सकता हूँ, ये मैं आपको क्लोज टेस्ट में भी सिखा सकता हूँ, और और ये मैं पूरा का पूरा जो आपका ग्रामर का सेक्शन है वो पूरा सिखा सकता हूँ। और वोकैब एक ऐसी चीज है जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मैं उसकी लिस्ट आपको दे सकता हूँ। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने प्रिपेयर किया है कुछ फेज वाइज कि कैसे आप तैयार कर सकते हो। अगर 50 दिन की एक स्ट्रक्चर्ड प्लान करके अगर चीजों को, क्योंकि मैं कितना भी बताऊं ये कर नहीं पाओगे, तो मुझे लगा कि अपन कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम करा भी पाए आपको। तो मैंने फेज वाइज प्लान किया हुआ कि कैसे अपन जो है इसको बिल्ड कर सकते हैं, कैसे ग्रामर बिल्ड करवा सकते हैं, कैसे वोकैब बिल्ड करवा सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस पे जा सकते हैं, कैसे पावर प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। तो एक तरीके का मैंने प्लान कर रखा है, एक मेंस का बैच। ठीक है, मैं मेंस के बैच की प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैंने अपना मेंस का बैच, जो एसएससी रिफॉर्म वाले जो बच्चे हैं, जो एसएससी रिफॉर्म नाम से बच्चे हैं, मैंने अब इसको फाइनली जो है एसएससी पास में कन्वर्ट कर दिया है। एसएससी पास में कन्वर्ट कर दिया, कोई भी बच्चा जाके 100 रुपए पे करके प्लेटफॉर्म का पूरा एक्सेस ले सकता है। तो ये वाली जो बैच है मेरी अपनी खुद की है, मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया है। मैं बस आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगर हिंदी भाषी बच्चे जितने भी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अंग्रेजी सुधर नहीं रही है और आपको मेंस में डर लग रहा है कि आप अंग्रेजी की वजह से फेल हो सकते हो, तो आप अपने 50 दिन मेरे को दे दो। ठीक है ना, अगले 50 दिन मेरे को दे दो, मैं आपको इसको इम्प्रूव करके दिखा देता हूँ, आप इसको इम्प्रूव कर जाओगे। 50 दिन दे दो मेरे को, 50 दिन में इम्प्रूव करा दूंगा। देखो, अगर कोई मास्टर ऐसा चुन लिया आपने जो आपका अंग्रेजी इंप्रूव करा दे रहा है, तो इग्नोर माय वीडियोस और मेरी बात मत सुनो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ना, कि आपको डर लग रहा है, आप किसी और से इंप्रूव नहीं हो पा रहे हो, फिर आप अपना 50 दिन मुझे दो, और 50 दिन में एक बात देखो। और दूसरी बात यह है कि जैसे एसएससी रिफॉर्म में ये मैं पढ़ा रहा हूँ, 100 रुपये की फीस है, वो भी रिफंडेबल। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप ज्वाइन करके 4, 6, 10 सेशन के बाद भी आप बाहर आ सकते हो। और मैं आपकी मदद करने के लिए मेरे से रिलेटेड बहुत सारी जो वीडियोस है वो यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। मैं हर चीज़ को सिखाने की कोशिश करूँगा। अल्टीमेटली बस मैं ये चाहता हूँ कि स्पेशली हिंदी भाषी बच्चे जो ये परेशानी झेल रहे हैं, वो अपना समय मेरे को दें। बहुत पुराने समय में बहुत सारे बच्चों ने मुझे समय दिया, लेकिन मैं उनका दिल बहुत तोड़ा। मतलब 6, 7, 8 बार ऐसा हुआ, 6, 7, 8 बार बच्चे ट्रस्ट किए, उन्होंने मुझे खूब फॉलो किया। मैंने सीरीज जो है आधी पढ़ाई और फिर आधे के बाद नहीं पढ़ाई। मेरी अपनी परेशानियां थी, मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि अभी मैं वापस पढ़ाने पे आया हूँ। अभी मैं ये वादा करता हूँ कि अभी जो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं कोई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक सीरीज कंप्लीट नहीं कर लूंगा, सीरीज बीच में नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैंने संकल्प बैच बोला था, तो संकल्प बैच मैंने पूरा किया। अभी मैं जो चीजें प्रॉमिस कर रहा हूँ जो पढ़ाने को लेके, वो मैं अभी आपको पूरा करूंगा, और माई पाठशाला पे कंटिन्यूअसली बना रहूंगा आप सबकी मदद के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए, जिस भी तरीके से है। तो हिंदी भाषी बच्चों से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ना मुझे समय दीजिए। थोड़ा समय अगर मुझे देंगे तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सिखा पाऊंगा। शायद एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में बता देने से वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा पाएगा। तो बहुत सारा ऐसा डेटा है जो छांट छांट के मेरे को आपको पढ़ाना पड़ेगा। अलग अलग जगहों के चैलेंजेज है जो समझाना पड़ेगा। मैं आज भी मानता हूं कि अगर मैं न्यूज़पेपर की रीडिंग करता रहता तो आज तक मेरी अंग्रेजी इंप्रूव नहीं होती। एक और है, जाते जाते मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी और शिक्षक से पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज बात हमेशा याद रखना, कि जैसे अगर पैराजंबल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो आप हर रोज एक वो बना लेना कि 10 पैराजंबल आप डेली सॉल्व करोगे। ऐसा आप 30, 40 दिन, 50 दिन करो, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करो, पैराजंबल इंप्रूव हो जाएगा। क्लोज टेस्ट जिसका सही नहीं है वो हर रोज 1 से 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, 60 दिन तक लगातार, 50 दिन तक लगातार ये काम करो, देखो क्लोज टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपका पैसेज का सेम यही काम है तो पैसेज भी इंप्रूव हो जाएगा। तो मैं ये सारा का सारा जो चीज़ है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस पर भी मैं कंटिन्यूस वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। अब जैसे क्या होता है कि मेंस में मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो यूट्यूब की जो वीडियो होती है 10-12 क्वेश्चन की होती है, जो कंसेप्चुअल वीडियो होती है वो मैं डिलीवर करता हूँ। तो जो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस होती है वो बैच में हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे भी डिलीवरी नहीं होगी, यूट्यूब पे पूरी डिलीवरी होगी जो है। तो इस वीडियो में बस यही समझाना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे का जो है आज के समय में स्कोर मतलब ऐसा है कि उसको 90 नंबर बन रहा है 135 में, ठीक है ना, और उसे यहाँ का सफर 135/135 करना है, स्पेशली हिंदी भाषी बच्चा है, तो उसे हम जैसे किसी शिक्षक को समय देना पड़ेगा। हम जैसे इसलिए बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं आप मुझे समय दो, किसी को भी समय दे सकते हो।
समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो सलाह है ये आप अच्छी तरीके से मानोगे, ठीक है ना, इन चैलेंजेस को ओवरकम करोगे और इसे इम्प्लीमेंटेशन में डालोगे। जो बच्चे मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं, किसी और शिक्षक को फॉलो कर रहे हैं, 2-3 चीजें हैं जो आप ध्यान से समझो। एक तो ये है कि आप अपना जो दिन का टाइम है जो है वो 10-12 घंटे तो कम से कम पढ़ो। ये एक कंपलसरी चीज है जो मुझे लगता है सबको करना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि जिस भी सेक्शन में परेशानी हो, उस सेक्शन को क्या करें, डेली अपने प्रैक्टिस में डाले। उससे क्या होगा, उनका वो इंप्रूव हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन पे बहुत फोकस करें। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा चीजें सही होगी। चौथा, मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस। मॉक और उसका एनालिसिस, ये चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैलेंज आएगा आपके पास वो आएगा डेटा कलेक्शन का, कोर डेटा कलेक्शन का मेंस के लिए। डेटा अगर आपको सब्जेक्ट वाइज सही से मिल जाए तो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है। ज़्यादा डेटा नुकसानदायक है, कम डेटा नुकसानदायक है। कई सारे शिक्षक हैं जो आपको बहुत सारा डेटा दे देंगे, कई सारा शिक्षक है जो सही से डेटा भी नहीं दे पाएंगे। तो सही डेटा होना, रेलिवेंट डेटा होना, ये बहुत ज़रूरी है। यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप डेटा का कलेक्शन जो है मेंस बैच में उसको सही से करें। डेटा मतलब कंटेंट मतलब कुछ भी नहीं। ये आपको ध्यान रखना है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ और सलाह देना होगा, सुझाव देना होगा तो वापस वीडियो लेके आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।